बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुंच गए। जामे बनोरिया आलमी के नायब होते में मौलाना फरहान नईम ने एयरपोर्ट पर डॉक्टर साहब का इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें भी करेंगे। आपको अपडेट करें, डॉक्टर जाकिर नाइक गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। जामिया बनोरिया आलमिया के नायब होते में मौलाना फरहान नईम ने एयरपोर्ट पर डॉक्टर साहब का इस्तकबाल किया। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुंचेंगे। जामिया बनोरिया आलमिया के नायब मोहतमी मौलाना फरहान नईम ने एयरपोर्ट पर डॉक्टर साहब का इस्तकबाल किया है। आपको अपडेट करें, डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुंच चुके हैं। जामिया बनोरिया आलमिया के नायब मोहतमी मौलाना फरहान नईम ने एयरपोर्ट पर डॉक्टर साहब का इस्तकबाल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें भी करेंगे। आपको अपडेट करें, डॉक्टर जाकिर नाइक गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुंच चुके हैं। जामिया बनोरिया आलमिया के नायब मोहतमी मौलाना फरहान नईम ने एयरपोर्ट पर डॉक्टर साहब का इस्तकबाल किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक निजी एयरलाइन से कराची पहुंच चुके हैं। जामिया बनोरिया आलमी के नायब मोहतमी मौलाना फरहान नईम ने एयरपोर्ट पर डॉक्टर साहब का इस्तकबाल किया। जाकिर नाइक के हमरा इनके साहिबजादे शेख फारूक नाइक भी हमरा हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें भी करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक जामिया बनोरिया में उलमा और बैरून तलबा से भी मुलाकात करेंगे। ऑडिटोरियम के अंदर अवामी खिताब भी करेंगे। आपको अपडेट करें, डॉक्टर जाकिर नाइक 5 और 6 अक्टूबर को बहरिया ऑडिटोरियम में अवामी खिताब भी करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक निजी एयरलाइन के जरिए इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए हैं। जामिया बनोरिया आलमिया के नायब मोहतमिम मौलाना फरहान नईम ने एयरपोर्ट पर डॉक्टर जाकिर नाइक का जो है वो इस्तकबाल किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक के हमरा उनके साहबजादे शेख फारूक नाइक भी जो है वो मौजूद थे। डॉक्टर जाकिर नाइक कमर्शियल परवाज के जरिए जो है इस्लामाबाद से कराची पहुंचे हैं। अब से कुछ देर कम जो है वो कराची एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है आज गवर्नर सिंध कामरान खान टेटोरी, वज़ीर आला सिंध समेत मुख्तलिफ मजहबी व सियासी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे, जबकि कराची के मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं से भी इनकी मुलाकात मुतवक्का है। डॉक्टर जाकिर नाइक जामिया बनोरिया में उलमा और बैरून मुल्क के तलबा व तालबात जो ज़ेरे तालीम है उनसे भी मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है डॉक्टर जाकिर नाइक की नकलो हरकत जो है काफ़ी महदूद रही। सब सिक्योरिटी में जो है वो उनको गवर्नर हाउस के लिए जो है वो रवाना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक के अवामी इज्तिमा से खताबात से मुतालिक भी अब तक कुछ वाक़े जो है वो नहीं हो सका है। कराची में जो है 2 मकामात पर उन्होंने अवामी इज्तिमा से खताब करना था, जबकि उन्हें बनोरी टाउन का भी जो है वो दौरा करना था। गुज़िश्ता रोज जो है डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंचे थे, जबकि चंद रोज कल जो है उनकी जानिब से पाकिस्तान आने का ऐलान जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए किया गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान की दावत पर वो और उनके साहबजादे जो है पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शेड्यूल की बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक को 5 और 6 अक्टूबर को कराची, 12 और 13 अक्टूबर को लाहौर, जबकि 19 और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में जो है वो खताब करना था। और ये भी वाज़ेह किया गया था कि उनके खताब जो होंगे मजहबी चैनल पीस टीवी पर जो है वो बराह रास्त नशर किए जाएंगे। ताहम अब से कुछ देर कम जो है वो कराची पहुंच चुके हैं। कराची पहुंचने पर जो है जामिया बनोरिया के मोहतमिम की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। सख्त सिक्योरिटी में जो है उन्हें गवर्नर हाउस जो है इस वक्त जो है रवाना कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद जो है वो गवर्नर हाउस पहुंचेंगे और वहां पर कामरान खान टेटोरी और दीगर शख्सियात से जो है मुलाकात करेंगे। जी अच्छा शुएब मुख्तार, ये भी बताएगा कि कितने दिन का उनका कराची में क़याम है और किस जगह पे क़याम करेंगे? देखिए, कराची में उन्हें 5 और 6 अक्टूबर को जो है वो कराची के मुख्तलिफ जो 2 मकामात थे वहाँ पर जो है वो खताब करना था। 6 अक्टूबर तक जो है उन्हें कराची जो है वो रुकना था। इसके बाद जो है उन्हें
12 और 13 अक्टूबर को लाहौर में, जबकि 19 और 20 अक्टूबर को उन्होंने इस्लामाबाद में जो है वो खिताब करना था। सख्त सिक्योरिटी में जो है उन्हें इस वक्त जो है वो कराची पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध से भी मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी जो है उनकी मुलाकात मुतवक्का है। अवामी इज्तिमा से भी उन्होंने खिताब करने का इरादा किया था, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो है अब तक उनके शेड्यूल के मुताबिक जो है कोई जगह का तयन नहीं किया गया है जहां वो खिताब करेंगे। ताहम हमारी बात हुई ज़राए से, तो उनका ये कहना है कि कल जो है ये वाज़ेह हो जाएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है किन मकामात पर जो है वो खिताब करेंगे। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक कितने अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे? देखिए, डॉक्टर जाकिर नाइक जो है अब तक जो सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उनकी जानिब से खुद एक शेड्यूल जारी किया गया था, उसके मुताबिक 5 और 6 अक्टूबर को उन्होंने कराची में जो है अवामी इज्तिमा से खिताब करना था, जो बराह रास्त मजहबी टीवी चैनल पीस टीवी पर जो है वो नशर होना था। हम कराची पहुंचने पर जो है कुछ सिक्योरिटी खदशात थे, जिसके बायस जो है उन्हें मीडिया से भी बात करने की जो है वो इजाजत नहीं दी गई और सब सिक्योरिटी में उनको जो है वो इस वक्त गवर्नर हाउस ले जाया गया है। और अगर बात की जाए अवामी इज्तिमा की जगह की, तो ये पहले ही तयन किया गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक बागे जिना में भी एक जलसा होगा जिससे वो खिताब करेंगे, जबकि इसके साथ साथ जामिया बनोरिया में भी उनके राज में तकरीब मुनक्किद की जाएगी और वहाँ पे भी खिताब करेंगे। ताहम अब तक जो है ये बात जैसे सिक्योरिटी इश्यूज आए उनकी सिक्योरिटी को लेकर, तो ये बात वाज़ेह नहीं हो रही कि उन्होंने खिताब जो है कहाँ करने हैं, क्योंकि उनकी नकलो हरकत काफ़ी जो है वो महदूद कर दी गई है पाकिस्तान पहुंचने पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से। सिक्योरिटी के खदशात हैं। कल जो है ये वाज़ेह हो जाएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है किन मकामात पर जो है अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। जी अच्छा, जैसे आपने भी बताया कि सिक्योरिटी के सख्त खदशात भी हैं, ऐसा क्यों सामने नजर आ रहा है, हालांकि उनके आने से पहले सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए थे? देखिए, सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए थे, लेकिन वो एक तवील अरसे बाद जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और एक बड़ी मजहबी शख्सियत है, तो खदशात होते हैं। तो उसको देखते हुए जो है कुछ उनके प्लान में जो है वो तब्दीली की गई है। आज जो है वो कल इस्लामाबाद पहुंचे थे, आज जो है वो कराची पहुंचे हैं और कराची पहुंचने पर वो सीधा जो है वो गवर्नर हाउस रवाना हुए हैं। पहला जो उनका दौरा होगा वो गवर्नर हाउस का होगा। गवर्नर सिंध से वो मुलाकात करेंगे, जिसमें जो है मुख्तलिफ उमूर पर जो है वो मुशावरत की जाएगी और अपने शेड्यूल के मुतालिक भी वो गवर्नर सिंध को आगाह करेंगे, जिसके बाद जो है कल ये वाज़ेह होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है किन मकामात पर जो है अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। ज़राए ने ये दावा किया है वो जामिया बनोरिया भी जाएंगे और मुख्तलिफ ममालिक के जो ज़ेर तालीम वहाँ पर तलबा हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि उनका ये जो दौरा है कराची में कितनी देर के लिए होगा? देखिए, उनका ये जो दौरा है अभी फिलहाल तो मज़ीद चंद रोज जो है रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो अपने शेड्यूल में जारी किया है वो 5 और 6 अक्टूबर को लिखा था कि 5 और 6 अक्टूबर को वो जो है अवामी इज्तिमा से जो है खिताब करेंगे। तो लिहाजा आज वो पहुंचे हैं, तो उम्मीद की जाती है कि वो 6 अक्टूबर तक जो है वो कराची में जो है वो मौजूद रहेंगे, जबकि इसके साथ साथ 12 से 13 अक्टूबर को जो है वो और लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब करने का उनकी जानिब से ऐलान किया गया था। इसके साथ साथ 19 और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में उनकी जानिब से खिताब करने का ऐलान किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि वो 6 अक्टूबर तक जो है वो कराची में मौजूद रहेंगे और कराची के मुख्तलिफ नामवर मजहबी व सियासी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे और मुख्तलिफ मकामात के दौरे भी करेंगे। जी दौरे भी करेंगे, आपको अपडेट करते चलें। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुंच चुके हैं। जामिया बनोरिया आलमी के नायब मोहतमिम मौलाना फरहान नईम ने एयरपोर्ट पर डॉक्टर साहब का इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। अच्छा, ये बताएगा कि इनके अलावा भी क्या किसी और से मुलाकातें? देखिए, आज जो उनकी मुलाकात है वो गवर्नर सिंध से है, वज़ीर आला सिंध से भी
उनकी मुलाकातें हैं। इसके साथ साथ कराची की स्टेक होल्डर्स जमातों के सरबराहान से भी उनकी मुलाकातें मुतवक्का हैं, जबकि खास तौर पर मजहबी जमातों के रहनुमाओं से भी जो है वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ ताजिर बिरादरी की भी जो है डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात मुतवक्का है। तवील अरसे बाद जो है वो पाकिस्तान आए हैं, तो हर किसी की ख्वाहिश है कि मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से जो है वो मुलाकात करें। तो अब तक जो शेड्यूल हमें दिखाई दे रहा है वो मजहबी सियासी जमातों के साथ साथ जी शुएब मुख्तार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक कराची में पहुंच चुके हैं और इसके बाद अब गवर्नर सिंध के घर भी पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट करें, गवर्नर हाउस में पहुंच चुके हैं मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक, कराची पहुंच चुके हैं। अच्छा शुएब, ये बताएगा, कहा जा रहा है कि वो अब गवर्नर हाउस भी पहुँच चुके हैं, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अब से कुछ देर का भी जो है डॉक्टर जाकिर नाइक कराची एयरपोर्ट से जो है वो गवर्नर हाउस के लिए सब सिक्योरिटी में रवाना हुए थे। अब जो है वो गवर्नर हाउस कुछ देर का भी जो है पहुंचे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेटोरी ने जो है डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया है, उनसे मुलाकात की है। अब जो है वो गवर्नर सिंध से मुख्तलिफ उमूर पर जो है वो मुशावरत करेंगे, अपने शेड्यूल से मुतालिक जो है आगाह करेंगे। दोनों रहनुमाओं में मजहबी हम आहंगी को फरोग देने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर जो है मुशावरत की जाएगी। दौरा पाकिस्तान से मुतालिक जो है डॉक्टर जाकिर नाइक जो है गवर्नर सिंह को आगाह करेंगे। बाद-ए-अज़ा उनकी जानिब से जामिया बनोरिया का दौरा भी जो है आज मुतवक्का है। जी अच्छा शुएब मुख्तार, ये भी बताएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहा जा रहा है कि अपने साहिबजादे फारूक नाइक के साथ आए हैं, तो बताएगा कराची वो कितने टाइम बाद आए हैं? देखिए, उनके बेटे जो है फारूक नाइक जो है वो तो पहली मरतबा कराची पहुंचे हैं। अलबत्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की अगर बात की जाए तो वो एक तवील अरसे बाद जो है वो कराची पहुंचे हैं, और कराची पहुंचने के बाद जो है हर किसी की ख्वाहिश है उनसे मुलाकात करे, चाहे वो सियासी जमात का हो, मजहबी जमात का हो या किसी आला मनसब पर बैठा हो। हर किसी को जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात का जो है वो इंतजार है। तो उनकी काफी अहम शख्सियात से भी जो है मुलाकातें मुतवक्का हैं। कुछ सिक्योरिटी खदशात हैं जिसके बायस उन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब करने का फैसला जो है ताहाल अब तक फाइनल नहीं हुआ है। लिहाजा उनकी जानिब से ये तो कहा गया था कि वो अवाम के इज्तिमा से भी जो है वो खिताब करेंगे। ताहम पाकिस्तान पहुंचने पर सिक्योरिटी इशूज से मुतालिक जो है उनको आगाह किया गया। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, शहर कायद में ट्रैफिक जाम होना रोज़ का मामूल बन चुका है। कराची की मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें भी लगी हैं। शाहरा फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम है, आपको अपडेट करें, शाहरा फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम है। शहर कायद में ट्रैफिक जाम होना रोज़ का मामूल बन चुका है। कराची की मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी लग चुकी हैं, जबकि ट्रैफिक भी शदीद जाम नज़र आ रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। शहर कायद में ट्रैफिक जाम होना रोज़ का मामूल बन चुका है। कराची के मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। शाहरा फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम भी नज़र आ रहा है। कराची के मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जिसके बायस ट्रैफिक में शदीद दबाव भी नज़र आ रहा है। शहर कायद में ट्रैफिक जाम होना अब तो रोज़ का मामूल बन चुका है। आए दिन शहर कायद में ट्रैफिक जाम नज़र आती है। कराची के मरकजी शहरों पर गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। शाहरा फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम है। शहर कायद में ट्रैफिक जाम होना रोज़ का मामूल बन चुका है। कराची के मरकजी शहरों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शाम होते ही ट्रैफिक जाम होना शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। शहरी चंद मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है ट्रैफिक रोज़ जाम रहना मामूल बन चुका है। शाहरा फैसल पर सदर से ही ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाती है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मीर कीरियो से। मीर, बताइएगा क्यों ये रोज़ ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुकी है?
देखिए जी, ये शारा फैसल कराची की मेन शहर है कि कराची का मरकज़ी ये रोड है जिस पर तकरीबन शाम को 6 बजे से रात तकरीबन 9-10 बजे तक ट्रैफिक जाम होना रोज़ का मामूल बना हुआ है। ये ट्रैफिक जो है तकरीबन सदर से लेकर मलीर तक जो है ये ट्रैफिक जाम होना शुरू होती है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो कराची की मेन सिटी से जो निकलते हैं अपने घरों को जाते हैं, दफातर से फारिग होकर अपने अपने घरों को जाते हैं, तो उनको तकरीबन जो 15-20 मिनट का रास्ता होता है वो तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे में तय करना पड़ता है। अक्सर तौर पर देखा यह जाता है कि शाम के वक्त ही तकरीबन 6 बजे के बाद ये ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाती है, जो कि कई इलाकों में अमूमन होता है, लेकिन ख़ास तौर पर शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड या दीगर जो सड़कें कराची की अहम मरकज़ी शारा है कराची के, वहाँ पर ट्रैफिक जाम होना रोज़ का मामूल बन गया है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो इंतहाई ताक़ीद से अपने घरों को पहुँचते हैं। अमूमन ऐसा भी होता है कि जो इवनिंग शिफ्ट में जो मुलाजमत करते हैं उनको भी मुलाजमत पर पहुँचने में, दफातर में पहुँचने में काफ़ी ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ट्रैफिक इंतज़ामिया की बात की जाए तो काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रैफिक पॉइंट्स तो बनी होती है, लेकिन ट्रैफिक इंतज़ामिया वहाँ से गायब होती है, जिसकी वजह से कोई अगर स्पेशल प्रोटोकॉल भी वहाँ से गुजरता होता है तो भी ट्रैफिक जाम होना मामूल बन जाता है। जी अच्छा, मीर कीरे ये भी बताएगा कि अगर शारा फैसल पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा हो जाता है तो बताएगा कि जो मेन ज़्यादा इशू क्या नज़र आ रहा है, क्यों ट्रैफिक का दबाव इतना ज़्यादा सामने नज़र आ रहा है? देखिए जी, सबसे अहम बात यह है कि कराची की आबादी इतनी है, आबादी की वजह से ज़ाहिर सी बात है कि मोटरसाइकिलें ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। आबादी बढ़ने की वजह से दिन ब दिन गाड़ियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, तो ट्रैफिक जाम होना एक रोज़ का मामूल बन गया है। और दूसरी बात यह है कि जो मेन शारा फैसल है ये पूरे कराची को कनेक्ट करता है, पूरे कराची के समेत जो यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो सिंध के दीगर शहरों में भी जाती है, तो अमूमन मेन सिटी से निकलने वाली गाड़ियाँ, कराची के दीगर इलाकों से निकलने वाली जो गाड़ियां हैं, मुसाफिर वो एयरपोर्ट भी जाते हैं, सिंध के दीगर शहरों में भी यहाँ से जाते हैं, तो मेन जो शारा फैसल है वहीं से ही जाते हैं। तो अमूमन लोग शाम को भी सफ़र करते हैं, दिन में कम सफ़र करते हैं। शाम को सफ़र करने वाले जो लोग हैं वो शाम को निकलते हैं, तो ट्रैफिक जाम होना एक मामूल बन गया है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह आबादी है। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि दिन ब दिन जैसे कराची की आबादी बढ़ती जा रही है, तो वैसे ही लोग अपने घरों में गाड़ियों का भी इजाफा कर रहे हैं। एक ही घर में 2 से 3 मोटरसाइकिल भी होती है, 2 से 3 गाड़ियां भी होती है, तो जाहिर सी बात है ये कि ट्रैफिक पर भी दबाव इतना ही आएगा। शहर अकायद में ट्रैफिक जाम होना रोज़ का मामूल बन चुका है। कराची की मरकज़ी शारों पर गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। शारा फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम है। शहरों की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको आमदोरफ्त में बहुत ही मसला पेश आता है। अक्सर तो ऑफिस जाने की वजह से भी लेट हो जाते हैं। मीर कीरे में अपडेट कर रहे थे, शहर अकायद में ट्रैफिक जाम होना रोज़ का मामूल बन चुका है। मीर हमारे साथ हैं। अच्छा मीर, हमें ये बताएगा कि कितने ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए जी, कराची में वैसे तो हज़ारों की तादाद में ट्रैफिक वार्डन्स हैं। हर सड़क पर, हर चौक, हर चौराहे पर अलग अलग ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए शारा फैसल की, तो अगर यहाँ पर सदर से लेकर तकरीबन मलीज और तकरीबन एयरपोर्ट पर तकरीबन 300 के करीब जो है जो ट्रैफिक वार्डन है वो तैनात किए गए। इस वक्त अगर अब मेरे अकब में आप देखें तो यहाँ पर ये सदर से आने वाली गाड़ियाँ हैं, ये मेन सिटी से गाड़ियाँ आ रही है। अगर मेरा कैमरामैन जानशेर कुछ जूम करके आपको दिखाए तो स्क्रीन पर ये भी नजर आएगा कितना बड़ा फ्लो है गाड़ियों का, किस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं। यानी 3 से 4 लाइनें हैं गाड़ियों की, चारों लाइनें फुल जो है उनका जो फ्लो है इंतहाई ज़्यादा है। तो दूसरी तरफ जो रोड है, ये जो सामने वाला रोड है, ये शारा फैसल जो है एयरपोर्ट पर जाता है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस तरफ जो है ये इस तरफ गाड़ियाँ जो है मेन शारा फैसल से होती हुई, सदर से होती हुई ये जो है तकरीबन एयरपोर्ट तक जाती है, मलीर तक जाती है। मलीर से फिर आगे ठट्टा के लिए गाड़ियाँ निकलती है, गुलशन मेमार के लिए गाड़ियाँ निकलती है। पूरी जो आबादी है ख़ासतौर पर ये इससे मुंसलिक है शारा फैसल से, तो ट्रैफिक भी ज़्यादा अमूमन शारा फैसल पर ही जाम होता है। जी अच्छा, शारा फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम जब होता है मीर, तो कौन सी सड़कें जो हैं, कौन से रोड हैं जो ट्रैफिक के लिए शदीद मुतासिर हो जाते हैं?
देखिए बिल्कुल शारा लियाकत हो गया, फातमा जिन्ना रोड हो गया है, तकरीबन दीगर जो मेन सड़कें हैं, ख़ासतौर पर मेन सिटी को जो भी मेन सिटी से मुंसलिक रास्ते हैं वो अक्सर तौर पर जाम होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर शारा लियाकत है या दीगर जो सड़कें हैं वो ख़ास तौर पर यहाँ से जो है जो भी शारा फैसल से कनेक्टेड होती है वो जाम होती है। लेकिन ख़ास तौर पर जो अगर बात की जाए ट्रैफिक की, तो वो सदर से जो मेन सिटी से जो गाड़ियाँ निकलती हैं, मेन सिटी से जो कनेक्टेड रास्ते हैं वो ख़ास तौर पर इस ट्रैफिक की वजह से बंद हो जाते हैं, अमूमन शाम के तौर पर। अच्छा बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से क्या कोई काम किया गया है ट्रैफिक ताकि कम हो सके? इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से कुछ जो मंसूबे हैं वो भी बताया जा रहा है कि पेंडिंग में है, उन पर काम किया जाएगा, क्योंकि दिन ब दिन जो कराची की ट्रैफिक है वो बढ़ती जा रही है। कराची का जो ट्रैफिक का जो दबाव है वो सड़कों पर बढ़ता जा रहा है। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत के कुछ मंसूबे हैं जिस पर काम जारी है कि किस तरह से ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है, ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको कम किया जाएगा। जो दीगर मुंसलिक जो सड़कें हैं उन पर काम किया जाएगा, उनकी तमीर की जाएगी। शारा फैसल के अलावा जो दीगर रास्ते हैं जैसे मलीर एक्सप्रेस वे हो गया, वो कराची मेन सिटी से निकलता है, वो भी आगे जाकर जो है नेशनल हाईवे से टच होता है। तो वो इसी तरह कोई और भी सड़कें बनेगी जिस तरह से ताकि कराची का जो ट्रैफिक का फ्लो है वो कम हो सकेगा। जी, शहरकत में ट्रैफिक जाम होना रोज़ का मामूल बन चुका है। कराची के मरकजी शारों पर गाड़ियों की कतारें लग गई। शारा फैसल पर शदीद ट्रैफिक जाम है। मीर कीरी हमें अपडेट कर रहे थे। मीर, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का मलीर और कोरंगी का दौरा। कोरंगी कॉजवे ब्रिज और मलीर में कायम 3 मुख्तलिफ स्कूलों का मुआयना किया। कमिश्नर ने कहा कॉजवे ब्रिज हुकूमत का अहम मेगा तरक्याती मनसूबा है, ट्रैफिक दबाव में भी कमी आएगी। आपको अपडेट करें, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ट्रैफिक दबाव में भी कमी आएगी। कोरंगी कॉजवे ब्रिज और मलीर में कायम 3 मुख्तलिफ स्कूलों का मुआयना किया है उन्होंने। कमिश्नर ने कहा कि कॉजवे ब्रिज हुकूमत का अहम मेगा तरक्याती मनसूबा है, ट्रैफिक दबाव में भी कमी आएगी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का मलीर और कोरंगी का दौरा किया है उन्होंने। कोरंगी कॉजवे ब्रिज और मलीर में कायम 3 मुख्तलिफ स्कूलों का मुआयना किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, काविश मेमन से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का मलीर और कोरंगी का दौरा हुआ है। इस मौके पर कोरंगी कॉजवे ब्रिज और दीगर तरक्याती मंसूबों का उन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग में बताया गया कि कॉजवे पर 30% काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबा जनवरी में अगले साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। कमिश्नर कराची ने इस मौके पर कहा ब्रीफिंग में कि ये हुकूमत की जानिब से अहम तरक्याती मंसूबा है, इससे ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी। यकीनी बनाया जाए कि काम की रफ्तार को तेज किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये हिदायत भी दी है कि मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर ने मलीर में कायम 3 मुख्तलिफ स्कूलों का मुआयना भी किया है। स्कूल के जो हेड मास्टर्स हैं उन्होंने कमिश्नर को स्कूलों के दरपेश मसाइल से आगाह किया। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को स्कूलों के फंड के हुसूल में दरपेश दुश्वारियों को दूर करने की हिदायत की है। अच्छा काविश, ये भी बताएगा कि इस मंसूबे पर अमल दरामद कब तक कर लिया जाएगा? बिल्कुल, देखें जैसा कि कमिश्नर कराची ने आज यहाँ का विजिट किया है और ये मंसूबा जो है वो आगाज तो हो चुका था इस साल के आगाज पर ही। तो अब ये देख रहे हैं कि इस वक्त काम जारी है, 30% काम मुकम्मल हो चुका है। बताया जा रहा है कि अगले साल जनवरी में यानी कि 3 से 4 माह में ये काम जो मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसको बहाल कर दिया जाएगा। तो यकीन कमिश्नर कराची का ये कहना है कि इस मंसूबे से जो ट्रैफिक के मसाइल हैं खासतौर पर कोरंगी और उसके अतराफ के इलाकों में हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो ये नदी वाला रोड बंद जाता है और शहरियों को जो मिनटों का सफर है वो घंटों में तय होता है। तो इस मंसूबे को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। तो अब कमिश्नर कराची हसन नकवी का भी यही कहना है कि ये मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। एक जो डेडलाइन दी जा रही है कि अगले साल जनवरी में ये मंसूबा जो मुकम्मल होगा, और कहा जा रहा है कि काम की रफ्तार को भी तेज किया जाए ताकि जो शहर में ट्रैफिक का दबाव है, साथ ही कोरंगी और उसके अतराफ के कयूमाबाद के इलाके जहाँ पर शाम के औकात में जब पब्लिक जो अपने दफातर से निकलती है और शारा फैसल का रुख करती है, तो यकीनन जो ये रोड है वो हमेशा ट्रैफिक की वजह से शदीद मुतासर होता है। तो इस मंसूबे को आम करार दिया जा रहा है। कमिश्नर कराची ने कहा है कि इस मंसूबे को जल्द से मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ किया जा सके। जी काविश मेमन, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स को तब्दील कराने की तारीख में तौसीह कर दी है। 40,000, 25,000, 15,000 और 7500 मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स अवाम कैश या तब्दील करा लें। गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 कर दी गई। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा।
देखा जाए हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला है। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड को तब्दील कराने की तारीख में एक बार फिर तौसीक कर दी है। गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड रखने वालों के लिए एक और मौका है। 40,000, 25,000, 15,000, 7,500 रुपए मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड अवाम कैश या तब्दील करा सकते हैं। मुख्तलिफ मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड 4 अरब रुपए से जायद के तब्दील होना बाकी रह गए थे। गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड को तब्दील कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी गई है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2024 थी, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने देखा कि 4 अरब से जायद के प्राइस बॉन्ड तब्दील नहीं हो सके थे। उनको एक मौका दिया गया है कि वो ये तब्दील करा दें 31 दिसंबर 2024 तक। और यहाँ तमाम बैंकों को भी स्टेट बैंक ने हिदायत कर दी है, कैश या तब्दील कराने की हिदायत जारी कर दी और तमाम बैंकों को तब्दील या कैश होने वाले प्राइस बॉन्ड की तमाम रिकॉर्ड 2 जनवरी 2025 तक जमा कराने की भी हिदायत। जी, गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स रखने वालों के लिए एक और मौका। 25,000, 15,000 और 7,500 रुपये मालियत के गैर रजिस्टर्ड 40 प्राइस बॉन्ड्स अवाम कैश या तब्दील करा लें। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इजलास हुआ है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो, DIG साउथ, DIG ट्रैफिक शरीक हुए हैं। आपको अपडेट करें, एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो के साथ DIG साउथ, DIG ट्रैफिक भी शरीक हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इजलास हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल देखिए, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास में एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो, DIG साउथ, DIG ट्रैफिक शरीक हुए। DIG SSU, DIG स्पेशल ब्रांच और डिप्टी कमिश्नर साउथ भी मौजूद थे। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इंतजाम पर मुतल्लिका हुक्काम को गवर्नर सिंध को ब्रीफिंग दी गई है। गवर्नर सिंध का इस मौके पर कहना है कि गवर्नर हाउस में मजहबी इज्तिमा के मौसर वो मजबूत सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए जामा प्लान वाज़ी किया जाए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतहाई नागुज़ीर है। इस पर अफसरान ने गवर्नर सिंध को फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी कराई। जी सैयद ज़ुबैर राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के 7वें रोज़ थिएटर प्ले आज की ताज़ा खबर पेश किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल के फनकार अपने फ़न का भी मुशायरा करेंगे। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। जी राहिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद हैं, जहां पर मुख्तलिफ सकाफ़तों का हसीन इम्तिजाज लिए वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का रंगारंग मेला सजा हुआ है, जिसमें न कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के 40 ममालिक के फ़नकार अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। न कि सिर्फ एक सकाफ़ती मेला है बल्कि एक सिफारती मेला भी है, जिससे दुनिया भर के दीगर ममालिक की न कि सिर्फ सकाफ़त जानने का मौका मिल रहा है बल्कि उनसे जुड़े रहने का भी मौका मिल रहा है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर थिएटर प्ले आज की ताज़ा खबर पेश किया जाएगा और यहाँ पर जो शायकीन ड्रामा है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। न कि सिर्फ पाकिस्तानी फ़नकार बल्कि गैर मुल्की फ़नकार भी पाकिस्तानी फ़नकारों की परफॉर्मेंस से खासे महसूस हो रहे हैं। अब तक नेपाल, अज़रबैजान और इसके अलावा और साउथ अफ्रीका के समेत दीगर ममालिक के फ़नकार अपने फ़न का मुजाहरा कर चुके हैं, क्योंकि आज भी प्ले है जिसमें आर्ट्स काउंसिल के नौजवान थिएटर फ़नकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की, और इस फेस्टिवल को अमन के फ़रोग के लिए अहम करार दिया जा रहा है, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर गैर मुल्की आर्टिस्ट भी मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें, क्योंकि अभी ड्रामों का सिलसिला मेरे कैमरामैन दिखा सकें। इस वक्त भी यहाँ पर गैर मुल्की आर्टिस्टों की आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। वो कि न कि सिर्फ अपने मुल्क की सकाफ़त को पेश कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की सकाफ़त से भी खासे महसूस हो रहे हैं। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान आकर न कि सिर्फ अपनायत का एहसास होता है, यहाँ का म्यूज़िक, यहाँ के खाने उनसे भी खूब उनका जो दिल है वो लुभा रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए तो ना कि सिर्फ गैर मुल्की बल्कि जो मुल्की मंदुबीन हैं, जो हमारे यहाँ के फ़नकार हैं, वो भी यहाँ का रुख किए हुए हैं। और एक तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर तमाम
जितने भी ड्रामे पेश किए जा रहे हैं उनकी तमाम तस्वीर अवेजा की गई हैं, जिसमें नताशा बेग का कॉन्सर्ट होगा। इसके अलावा ख्वाबों की नौटंकी, मदन गोपाल जो कि नेपाल से आए हैं, इसके अलावा सालगिरह कवाली नाइट का भी एहतमाम किया जाएगा। जबकि आने वाले दिनों में म्यूजिक के हवाले से खासा यहाँ पर आपको फन देखने में नजर आएगा, जिसमें पाकिस्तानी और गैर मुल्की फनकारों का हसीन इम्तिजाज पेश किया जाएगा। और उसमें फरीद अबू अयाज की कवाली है, इसके साथ साथ माई ढाई भी परफॉर्म कर चुकी है, इमादुर रहमान की उसमें परफॉर्मेंस है, इसके अलावा पीस जूलियस है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं नेपाल से आए मारूफ गुलकार मदन गोपाल। मदन, क्या कहेंगे, आपने यहाँ पे परफॉर्म भी किया, आपने देखा भी, कैसा लग रहा है पाकिस्तानियों से मिलकर? पाकिस्तानी कला को, आर्ट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान कला के हिसाब से स्पेशली मैं उतना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन संगीत के जरिए मैं संगीत के स्टूडेंट के नाते, संगीत का स्कॉलर के नाते मैं नेपाल में संगीत पढ़ाता हूँ। पाकिस्तान साउथ एशिया का कैपिटल सिटी है म्यूजिक के जरिए। जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। पाकिस्तान के कौन से ऐसे सिंगर हैं जो आपके दिल के करीब हैं, जिन्हें आप सुनते हैं? कौन से ऐसे गुलकार हैं? देखिए, पाकिस्तान में सभी तरीका के आर्टिस्ट हैं। यहाँ के फोक रिदम ऐसा कमाल के हैं, वो लोगों को झूमाते हैं। लास्ट टाइम बलोची डांस मैंने भी नाचे हैं एकदम। इस हिसाब से कैपिटल सिटी ऐसा है म्यूजिक के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी सिंगर ऐसा है वो ऊंचे बिल्कुल नीचे से नीचा सुर और ऊंचे से ऊंचा सुर आपको पाकिस्तान में सुनने को मिलता है। और इसके साथ मदन ने जो इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस की, जिसमें आपने नेपाली जुबान का गाना गाया था और खूबसूरत रिदम, हो सकता है उसे समझने में थोड़ी मुश्किल हो, मगर उसकी रिदम और उसका अंदाज इतना खूबसूरत है कि सब म्यूजिक लवर को वो समझ में आता है। तो हम चाहेंगे एक बार फिर आप अपना वो जो नेपाली सॉन्ग है रेशम फिरी रेशम फिरी रे उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरी रे रेशम फिरी रे रेशम फिरी रे उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरी रे। एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मृगलाई ताकेको, मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई डाकेको। रेशम फिरी रे रेशम फिरी रे उडेर जाऊं कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरी रे। रेशम फिरी रे बहुत खूबसूरत सॉन्ग। मदन, इसका थोड़ा सा अगर उर्दू आप इसका तर्जुमा भी कर दें ताकि हमारे व्यूवर्स भी समझ सकें। कपास है ना, वो हवा में उड़ते हैं, लेकिन उतना ऊंचा जा नहीं सकता। नेपाल में बिग बिग पहाड़ है ना, इसलिए अनि जब पहाड़ के क्रॉस करने जाएंगे तो वो बोल रहे थे ब्लॉकेज है ना, उड़ेर जाऊं कि डाँडा भन्ज्याङ मीन्स डिफिकल्ट, हाउ टू गॉट दैट हिल, सो दैट ऐसे है। और रेशम फ्री कपास ऐसे हवा में फ्री टोटली फ्री होता है ना, वैसे है। और एक नाले बंदूक मीन्स one whole gun, a two whole gun, they are targeting the deer. Second line सकाफत की अक्कासी कर रहा है कुछ नेपाल की। एक नाले बंदूक दुई नाले बंदूक मृगलाई ताकेको, ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग नहीं, उसका दूसरा लाइन से इसका अर्थ है मृगलाई मैले ताकेको, डियर के साथ नहीं है, मैं अपने लवर के साथ। बिल्कुल, देखिए ये छुपे हुए मैसेज है। और हमारे साथ नेपाल से आए गुलकार मदन गोपाल मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान की सकाफत से खासे मुतासिर हैं, यहाँ के खानों से, और ख़ास तौर पर जो यहाँ का म्यूज़िक है वो इनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। इनका मानना है पाकिस्तान में नीचे से नीचा सुर और ऊंचे से ऊंचा सुर सुनने को मिलता है। यहाँ पे म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर ड्रामा आज की ताज़ा खबर पेश किया जाएगा। जी, आज का में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। राहिल बेग हमें अपडेट कर रहे थे। राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। CT21 के रिपोर्टर असाद नोडियो पर हमले का मामला हुआ है। असाद नोडियो ने आरामबाग थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी।
महकमा इंसानी हकूक़ के साबका एडिशनल सेक्रेटरी फजल हुसैन अवैसी ने मुसल्लह 2 अफराद के हमरा आज़ाद नोड़ियों पर हमला किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, ये वाक़या इस तरह पेश आया है कि मैं सिंध सेक्रेटरीट के अंदर शाम को मौजूद था। ये वक्त था 4 बजे के बाद का, लेकिन 4:30 बजे तक मुझे मेरे ख्याल से तलब रखने वाले उमरपुर के कुछ काफ़ी दोस्त महकमा इत्तलात में आए हुए थे किसी काम के सिलसिले में। उनकी कॉल है तो मैं सिंध सेक्रेटरी से रवाना हुआ कि बैरक की तरफ से वो वाकई जो है सिंध असेंबली के सामने है। मेरे साथ एक सिंधी टेलीविजन जो है कराची के रिपोर्टर पवन कुमार, वो भी मेरे साथ थे, उनके साथ चले जा रहे थे। लेकिन जैसे हम तुगलक हाउस के सामने पहुंचे तो वहाँ पर गाड़ियों की कतारें लगी, उसके आगे सफेद रंग की डाटसन खड़ी थी। तो उन्होंने जो है बाकायदा गाड़ी को सर्विस रोड पर जाम कर दी थी, जहाँ यू टर्न था वहाँ पर। तो मैं जैसे वहाँ पर गेट के पास पहुंचा उस दोस्त के साथ, तो एक शख्स ने उस डाटसन का जो है शीशा खोल के मुझे इशारा किया। मैं उसकी तरफ गया, उससे हाथ मिलाया। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे जानते हैं? मैं तो आप नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं आप नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, आप फलाने। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आज़ाद नोड़ी हूँ। तो फौरी तौर पर उसके साथ एक शख्स बैठा हुआ था जो सिविल ड्रेस में था, उसको उन्होंने इशारा किया इसको शूट कर दो। तो उन्होंने पिस्टल निकालने की कोशिश की, और जैसे उन्होंने पिस्टल निकाला तो मैंने उनसे हाथ छुड़ा लिया और भागने की कोशिश की। मैं महकमा दाखिला एक्ट के अंदर पहुंचा। महकमा दाखिला अंदर डिप्टी सेक्रेटरी जो है जेल खाना जाते उनके दफ्तर पहुंचा। वहाँ पर बना ली वैसे वो पुलिस रिपोर्टर था, वो भी साथ था। लेकिन उसके बाद मैंने 15 पर इतला दी, 15 पुलिस पहुंची। उसके बाद हमारी गाड़ी की टीम भी वहाँ पर पहुंच गई और पुलिस थी। एसएचओ ने पूरी तरह पर मुझे वहाँ से रेस्क्यू कराया। आरामबाग के आरामबाग थाने पर पहुंचा मैं। वहाँ पर जाकर जो है शख्स फजल हुसैन आगे थी और उनके खिलाफ दरख्वास्त दी है, क्योंकि इस गाड़ी में एक शख्स जो था सिक्योरिटी गार्ड भी था, वो पीछे बैठा हुआ था, लेकिन उस शख्स ने कोई हाथ काम नहीं। आज़ाद नोड़ियों आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सलीम। बताइएगा कि हमारे सीनियर रिपोर्टर आज़ाद नोड़ियों पर हमला हुआ है, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए बिल्कुल, पुलिस ने जो है वो जब ये वाक़या पेश आया तो मौके के ऊपर वो पुलिस पहुंची और पुलिस ने सिक्योरिटी में आज़ाद नोड़ियों को जो है वो थाने मुंतकिल किया, जहां पर इनको जो है वो दरख्वास्त देने का कहा गया। नोड़ियों ने थाने में बैठकर दरख्वास्त की और उसके बाद दरख्वास्त जो है वो जमा कराई। तमाम पुलिस की जानिब से ये मौके सामने आए कि वाक़े की तमाम पहलुओं से जो है वो तहकीकात की जाएगी और इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो एडिशनल सेक्रेटरी है जिसकी जानिब से ये हमला किया गया है, उनके खिलाफ भी जो है वो भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सिंध सेक्रेटेरिएट का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जो CCTV फुटेज जो है वो पुलिस कलेक्ट करेगी और उसके बाद मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। वाकई की तहकीकात का आगाज भी किया जाएगा। आज़ाद नोड़ियों जो है वो उन्होंने एक खबर नशर की थी, जिसके बाद उनके ऊपर ये हमला जो है वो किया है और मुसल्लम मुसलमान किस तरह जो है वो सेक्रेटेरिएट के अंदर घुसे, ये भी एक सवालिया निशान है। वैसे तो हम देखते हैं कि सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट की इंतहाई सख्त होती है। कोई अगर शख्स पैदल के अंदर जाता है तो उसकी शनाख्त पूछी जाती है, NIC उसका देखा जाता है और जो जॉब कार्ड है वो देखा जाता है। लेकिन जिस तरह आज़ाद साहब ने पूरे वाक़े के हवाले से आपको जो है वो आगाही दी, इससे साफ ये जाहिर होता है कि कोई भी शख्स जो है वो चाहे वो मुसल्लह शख्स क्यों ना हो, वो भी सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो दाखिल हो सकता है और इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आ सकते हैं। जी सलमान, ये बताएगा कि किसी सिक्योरिटी के आला हुकाम से आपका क्या कोई बातचीत हुई है? इस हवाले से उनका क्या कहना है? देखिए, इस हवाले से हमारी SSP साउथ से जो है वो बात हुई है, जिन साजिद तंजूरी साहब से। उनका कहना है कि वाकई की जो है वो शफाफ तहकीकात कराई जाएंगी और आज़ाद नोड़ियों को जो दिलाया जाएगा। उनके ऊपर जो ये हमला हुआ है, CCTV फुटेज जैसे ही पुलिस जो है वो हासिल करेगी और इसकी कार्रवाई इस वाक़े की जो है वो शुरू कर दी जाएगी और जो भी मुलव्वस मुल्ज़मान है उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। तमाम अभी जो है वो इनकी दरख्वास्त पुलिस की जानिब से वसूल कर ली गई है। इसके ऊपर मजीद जो है वो काम जारी है। कल जो है वो CCTV फुटेज सुबह के टाइम पे निकाली जाएगी और कल दिन में जो है वो यकीनी तौर के बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा। जी, मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद थे आज़ाद नोड़ियों और इसी के साथ सलमान सलीम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। महमूदाबाद में बिजली की तवील बंदिश भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जाने के नंबर रियासत से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, शहर भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी जो है वो अजियत से दो चार नज़र आते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी अजियत में मुब्तला हैं और कई घंटों की जो लोड शेडिंग की जा रही है उससे घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त महमूदाबाद के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर भी कई घंटों की लोड शेडिंग से शहरी जो है वो परेशान है। शहरियों से मज़ीद बात करते हैं। बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है पूरे दिन में? पूरे दिन में तकरीबन 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग होती है और कोई टाइमिंग नहीं है लोड शेडिंग की। 1.5 घंटे भी कर देते हैं, कभी 2-2 घंटे होते हैं। रात को जो 9:30 बजे लाइट जाती है 12 भी बजा देती है, 1 भी बज जाती है। कभी ऐसा होता है कि 11 बजे लाइट आती है, लेकिन जब पानी का टाइम होता है, खाने पकाने का टाइम होता है, लाइट नहीं होती। और इवन गैस तक नहीं होती कराची में। यहाँ तो पूरे कराची का ये हाल है, इधर का भी यही हाल है। गैस बिजली कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हर चीज़ के लिए तरस गए, ना बच्चों के पेपर हो रहे हैं, पढ़े कैसे, लिखे कैसे, काम कैसे करें, बहुत सारे प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो महमूदाबाद में तो गटर भी उबल रहे हैं, पानी भी होते हैं, पूरे सड़क की हालत देखो। तौर पर बिजली की लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो शहर भर में ही है और जिस तरह से कलेक्टर की जानिब से बताया जाता है कि उन इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है जहाँ बिजली की चोरी के वाक़यात सामने आते हैं, लेकिन मकीनों का यही शिकवा नज़र आता है मुतादिद इलाकों में कि बर वक्त बिलों की अदायगी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि बच्चों के तालीम का मसला होता है, बिजली न होने की वजह से उनको पढ़ाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा मसला इससे जो बुनियादी फुकदान जो सामने आता है वो पानी की किल्लत का आता है कि जब पानी के औकात कार होते हैं उसमें जो है बिजली का चले जाना और एलानिया के अलावा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग चली जाती है उससे जो है वो मज़ीद मुश्किलात का सामना रहता है। अब उनकी मुतल्लिक़ा इदारों से अपील है कि जल्द अज जल्द इस मसले पर नज़रसानी करके कोई मौसर इक़दाम की जाए। जी।